ब्रेक के बाद आपका महाबहस में एक बार दोबारा स्वागत है। पार्लियामेंट की बजटीय सत्र की कैसी तस्वीर होगी, उसकी एक रिपोर्ट पहले देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संसद कौन चलाना चाहता है, ये सवाल हर भारतीय के मन को बीते कुछ सालों से कचोटता है, क्योंकि बीते कुछ सालों में जिस अंदाज में सांसद सदन के भीतर हो हल्ला करते दिखे हैं, उसकी तस्वीर हर किसी के जहन में संसद सत्र शुरू होने से पहले ही उभर आती है। यानी कि हर बार वही सवाल देश के सामने खड़ा हो जाता है कि संसद का सत्र तो शुरू हो जाएगा, लेकिन क्या उसकी तस्वीर भी बदलेगी? और यही सवाल एक बार फिर से देश के सामने है। बजट सत्र शुरू हो रहा है और सत्र शुरू होने से पहले कई मुद्दे हर बार की तरह भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ सदन में हंगामा करने वाले विपक्ष के सामने आकर खड़े हो गए हैं। ऐसे में बजट सत्र के दौरान संसद की तस्वीर कैसी होगी, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। पिछले साल 2012 के मानसून सत्र 13 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए। पूरे सत्र में कोल ब्लॉक आवंटन में हुई घपलेबाजी पर विपक्ष चिल्लाता रहा और सरकार मौन धारण करके बैठी रही। शीतकालीन सत्र में एफडीआई और प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल पर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी तो की और एफडीआई पर सरकार से नाराज होने के बाद टीएमसी ने समर्थन वापस ले लिया और यूपीए 2 के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। यही नहीं, प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल का विरोध करते हुए सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे मुलायम सिंह यादव ने भी मनमोहन सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। साल 2011 में विपक्ष के अलावा समाजसेवी अन्ना हजारे सरकार की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बने। जन लोकपाल बिल लाने की मांग पर अड़े अन्ना हजारे के आंदोलन ने सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घुटनों पर आने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में संसद में हो हल्ला मचाने वाला विपक्ष बजट सत्र 2013 में शांत रहेगा, इसके आसार हाल फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन संसद में बैठकर हंगामा करने वाले विपक्ष और उसके खामोश होने के इंतजार में मौन रहने वाली सरकार बाहर आकर ये कहने से भी नहीं चूकते कि संसद नहीं चलने पर दुखी है, और इस दुख के पीछे की खुशी भी उनकी आंखों में साफ तौर पर नजर आती है, जो बताने के लिए काफी है कि भारत में नेता का चुनाव बैलेट से होता है और देश की जनता को लुभावने सपने दिखाकर बैलेट पर मुहर किस तरह लगवाई जाती है, ये भी इस देश के राजनेताओं को भली भांति मालूम है। लेकिन यहाँ भी एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि देश के नेता संसद की गरिमा को बनाए रखना कब सीखेंगे? आखिर कब तक जनता के पैसे से चलने वाली संसद में हंगामा होता रहेगा? फिलहाल ये समस्या समाधान से दूर बीजेपी और शिंदे के ज्यादा नजदीक खड़ी दिखाई देती है। अजय वीर भाटी के साथ अमित शर्मा की रिपोर्ट, आजाद न्यूज। साहब, क्या शरद यादव को इस बात का भान हो रहा है कि भाई इस सदन में अब हम लोगों को दूरी बना करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि संघ के सर्वे आ रहे हैं, बीजेपी के अंदर मंथन चल रहा है, और जैसा अभी कमल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज के डेट में एक करिश्माई व्यक्तित्व है, उसके सहारे बीजेपी अपना विस्तार कर सकती है, और अगर इस ऑप्शन पे बीजेपी जाती है या भगवा की बात होती है, मतलब कुल मिलाकर के भगवा नरेंद्र मोदी सब मिला जुला होगा, तो हमको अलग रहना चाहिए। आपको लगता है कि अब इस सेशन से ही जेडीयू और बीजेपी की दूरियां बढ़ने लगेंगी? ये मैं अभी डेफिनेटली नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी को बिल्कुल सामने रखा गया तो जो नवीन जी कह रहे हैं वो अवश्यम भावी है, वो होगा। अब देखिए, तो होने से होगा क्या? अब अगर ये होगा तो होने से होगा क्या? मैं बताता हूं। संकेत आज शरद यादव ने दिया है। हाँ। 6 महीने पहले सबसे पहले राहुल गांधी ने दिया संकेत, जब उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की नीतीश कुमार की। हर कोई अभी पासा एक दूसरे पे फेंक रहा है, और जिसको हम कहते हैं टेस्टिंग द वाटर्स, वो हर आदमी अपनी ताकत। तो आपको लग रहा है कि बिहार में लालू यादव और रामविलास पासवान, नीतीश कुमार एक ही कुंबे में आ जाएंगे, मिल जाएंगे? सिर्फ वो तीनों नहीं, चौथी कड़ी कांग्रेस है, सब मिल जाएंगे। कांग्रेस के पीछे सब लग लेंगे। देखिए, ये मैं नहीं कह सकता कि चुनाव के पहले सब मिल जाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद यदि नरेंद्र मोदी आते हैं तो सब मिल जाएंगे। और माफ करिएगा, मैं आपको एक बेसिक आंकड़ा दे दूं, सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश से 120 सांसद आते हैं, और यदि भारतीय जनता पार्टी अकेली लड़ी और ये मिल गए तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 1960, 65, 70 वाली हो जाएगी। जी, 2 से भी बाहर। जी, 2 से भी बाहर, 2 से भी बाहर, 2 से भी बाहर।
हाँ देखिए साहिब साहब की बात जो है अभी दम है बात में, जनसंघ की बात। हाँ साहिब साहब की बात में बहुत दम है। जिस करिश्माई कैंडिडेट की आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ गुजरात तक सीमित है। 2009 के आम चुनाव में देखिए मीडिया में देखिए ये बात कहना कि गुजरात तक सीमित है। अभी आप देखिए कि बड़े बड़े मीडिया के भी सर्वे आ गए, अभी इंटरनल सर्वेस भी आ गए और उसमें नरेंद्र मोदी एक प्रोबेबल कैंडिडेट के रूप में दिख रहे हैं। और देखिए अभी मैं सहाय जी से पूछूंगा, सहाय जी इस बात के से इत्तेफाक रखते हैं कि इंदिरा को रोकने की कोशिश हुई, इंदिरा 2/3 मेजोरिटी में आई, मोदी को रोकने की कोशिश होगी तो कहीं मोदी भी कहीं आगे न निकले। देखिए प्रोबेबल कैंडिडेट हो सकते हैं लेकिन कैंडिडेट अभी हुए नहीं है। और दूसरी बात 2009 के आम चुनाव में गाजियाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी में राजनाथ सिंह जहां से सांसद बने वहां मोदी जी की एक भी मीटिंग नहीं रखी गई। वो पहले ही बीजेपी के लोग उनसे बहुत सावधान हैं। तो ऐसे में उनको प्रधानमंत्री कैंडिडेट मुश्किल से ही बना पाएंगे, मुझे लगता नहीं है कि उन्हें बना पाएंगे। हालांकि दूसरी बात देखिए गाजियाबाद का एक सीट पर हम विश्लेषण नहीं करेंगे क्योंकि उनके विपक्ष में जो उम्मीदवार था वो बहुत कमजोर। ये इंपॉर्टेंट है कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं बुला रहा है, वो मेरठ गए, गाजियाबाद में उनकी कोई मीटिंग नहीं रखी गई, तो ये चीज बहुत बड़ी अहम है। उनके बारे में अभी बीजेपी भाजपा एकमत नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का जो इन्होंने कहा कि सुपड़ा साफ हो जाएगा वही होगा अगर मोदी जी को सामने रखा जाता है तो हो भी सकता है। कमल जी आपको लगता है कि, हालांकि सहाय जी अभी स्टूडियो के बाहर चर्चा में कहते रहे हैं कि अगर इनको रोकने की कोशिश हुई तो एक अश्वमेध घोड़ा की तरह ये दौड़ेंगे और फिर इनको रोकना मुश्किल होगा, क्या स्थितियां ऐसी बनती जा रही है? कैसी कि नरेंद्र मोदी अश्वमेध घोड़ा की तरह आगे निकल रहे हैं और 180 के आंकड़े को क्रॉस कर लेंगे और एनडीए टूटेगा? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं, काफी बातों से एग्री नहीं करता हूं। जैसे कि अश्वमेध घोड़े की तरह भागेंगे, ये नहीं है पॉसिबल। इंदिरा गांधी का एक व्यक्तित्व था और कांग्रेस उसकी बैक में थी। आपने अभी कहा कि नरेंद्र मोदी में वो करिश्मा है। देखिए हम और आंकड़े अभी तक यही कह रहे हैं। विश्लेषण को विश्लेषण के स्तर पर रखें, कितना है वो। अच्छा कितना है? हाँ बीजेपी में, हाँ मात्रात्मक, बीजेपी में सबसे बड़े खिलाड़ी वही हो सकते हैं, ये सत्य है। उनकी अगुवाई में लड़ा तो 180 सीटें आ सकती हैं। लेकिन बीजेपी इसी आधार पर तो उनको सबसे बड़ा खिलाड़ी मान रहा है कि ये अगर आगे रहेंगे तो कंसोलिडेशन हो सकता है, क्रेडिबिलिटी है। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, हो सकता है, लेकिन उसकी सीटों की संख्या कितनी है, उसकी लिमिट क्या है, आउटर लिमिट? वो आउटर लिमिट 180 है। 180 कहा जा रहा है। वो इंदिरा गांधी की नहीं है 2/3 वाली। या अपने बूते में वो वो तो मोदी इंदिरा गांधी नहीं हो सकते। ये सर्वे कह रहे हैं, ये सर्वे कह रहे हैं 180 सीटों की आउटर लिमिट। और जो जर्नल देखने में मिल रहा है कि बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा मोहरा है जिसको वो पेश कर सकते हैं वो नरेंद्र मोदी ही हैं। उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब वो कितनी सीटें लाएंगे एक तो चुनाव के बाद तय होगा। इश्यू ये है कि सबसे ज्यादा सीटें लाने की किसी के पास क्षमता है तो वो एक मिनट बोलिए, तो वो मोदी के पास है और किसी के पास नहीं है बीजेपी में। ये मुद्दा है। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर सब उनको रोकने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि जनता उनके प्रति एक सिंपैथी के भाव से आए कि भाई ये एक क्रेडिबल चेहरा है, इन्होंने प्रशासन करके दिखाया है और सब लोग इनको रोकना चाह रहे हैं। देखिए भारतीय राजनीति का स्वरूप काफी बदल चुका है इंदिरा गांधी के समय से। अब राजनीति राज्य जनित हो गई है, हर राज्य में वोट आता है और वहां के अपने अपने कैलकुलेशन। इस बात से सहमत हैं कि मोदी अगर प्रोजेक्ट होते हैं तो बिहार और उत्तर प्रदेश में जैसा साहिब साहब कह रहे थे सुपड़ा साफ हो जाएगा? मैं इस बात से भी एग्री नहीं करता हूं क्योंकि मैंने पहले कहा मैं बहुत सारी बातों से एग्री नहीं करता हूं। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां जब राम मंदिर का आंदोलन चला तो बीजेपी जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि वो सत्ता में आ सकती है, वो सत्ता में आ गई। तो वो उस आंदोलन की ताकत थी। वैसी ताकत मैं पहले भी कहा कि उस आंदोलन जैसी वेव पैदा करने की ताकत मोदी में है। इसका मतलब पूरे देश में नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक प्रोबेबल राज्य है जहां वो ताकत वो पैदा कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव में कमल जी पिछले दिनों हमारी कुछ आम लोगों से बात हो रही है, हम आपके पास आ रहे हैं नवीन जी, आम लोगों से बात हो रही थी। कुछ लोगों ने कहा मुझे कि देखिए लोकसभा के चुनाव, अगर आप कह रहे हैं कि समय में बदलाव हुआ है तो ठीक कह रहे हैं, परिस्थिति में बदलाव। अब लोग कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव को जोड़कर ना देखिए, लोकसभा में जनता भी अब कुछ और सोचने लगी है, तो हो सकता है कि रीजनल पार्टी का भी सुपड़ा साफ हो जाए। हाँ मैं कह रहा हूं ना कि अगर नरेंद्र मोदी में इतनी ताकत है कि वो जो राम मंदिर वाला आंदोलन था उस आंदोलन जैसा भाव वो पैदा कर सकते हैं और उस आंदोलन का सबसे बड़ा भाव उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ था, तो नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में पैदा कर सकते हैं। लेकिन बिहार की परिस्थिति अलग है। आपके पास समय नहीं है, नहीं तो मैं उसका भी विश्लेषण करता। नवीन जी बहुत संक्षेप में बोलिए, क्या आप सहाय जी की बात से सहमत हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में अगर नरेंद्र मोदी जी को पेश किया गया तो सुपड़ा साफ होगा और आपने पहले ही कह दिया कि एनडीए तो टूटेगा ही?
देखिए, सुपड़ा साफ और नहीं तो मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ये वही सर्वे वाले लोग हैं जो 204 में इंडिया साइनिंग में 260 सीट बीजेपी को दे रहे थे, एनडीए को दे रहे थे। आप सर्वे के पीछे पड़े हुए हैं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं बता रहा हूँ, हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं सर्वे कि क्या एलडीए टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा अगर नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया जाता है। और आज जो शरद यादव जी ने कहा है पार्लियामेंट शुरू होने के पहले, एक बात दे दूं, शरद यादव का एनडीए टूटेगा। देखिए, ये पॉलिटिक्स को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जैकेट में देखने की कोशिश है। आप जब नरेंद्र मोदी को भी पेश किया जाएगा तो उसका भी एक तरीका होगा, वो भी एक प्लेट पर तश्तरी पर सजाया जाएगा और उसमें ये देखा जाएगा कि कहाँ नीतीश कुमार भाग ना जाए। ये कोशिश हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड राजनीति नहीं है, उसको ऐसा है। देखिए, कमल जी ने इशारा कर दिया कि देखिए अभी तस्तरी सजनी बाकी है और आपने कह दिया कि वो जो है सो रोटी छिटक जाएगी, ये ठीक नहीं है। जो राम मंदिर की बात कर रहे हैं वो मुद्दा एक बार चला और खत्म हो गया। आप कमल जी की बात से सहमत हैं या नहीं है? मैं बिल्कुल सहमत हूं। तस्तरी सजाई जाएगी इसलिए आप ये कह रहे हैं कि एनडीए टूट जाएगा, ये ठीक नहीं है। माफ कीजिएगा, बीजेपी में वो कलाकारी नहीं है जो दूसरे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में है। और राजनाथ जी तो इसके माहिर खिलाड़ी हैं। वो माहिरपना जो है 2009 में दिख गया था, उस समय अध्यक्ष थे वो। कह रहे हैं कि एनडीए टूटेगा, वो कह रहे हैं कि एनडीए नहीं टूटेगा। नहीं, वो तो भाई शरद यादव के, लेकिन अभी नहीं कहा जा रहा। एनडीए के कन्वीनर ने ये कह दिया कि हम लोग आउट हो जाएंगे, नीतीश कुमार आउट हो जाएंगे। तो अब उसके बाद बाकी क्या रहा है? अगर नेताओं को थोड़ा भी विश्वास करें तो वही होगा। ठीक है, नहीं आप ये कह रहे हैं कि ये जाएंगे या नहीं जाएंगे, आखिर चलते चलते जी ज्वाइंटली बोल दीजिए आप, क्या ये जेडीयू टूटेगा एनडीए से, और या कमल जी कह रहे हैं कि तस्तरी अभी सजाई जानी बाकी है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है? आप कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को पेश किया गया तो सुपड़ा भी साफ हो जाएगा बीजेपी। देखिए, अभी संक्षेप में प्रॉब्लम क्या है कि तस्तरी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तस्तरी में जो परोसा जाने वाला है नरेंद्र मोदी, सिर्फ वो लड्डू दिख रहा है। तस्तरी कहाँ है? वो तो ऐसी खिचड़ी है। और अगर तस्तरी सजेगी तो उस लड्डू के साथ जलेबी जेटली का क्या होगा? उस तस्तरी के साथ एक खीर बनेगी, सुषमा का क्या होगा? और उसको किस कपड़े से अडवाणी से ढका जाएगा, यह महत्वपूर्ण है। देखिए, एनडीए के वजूद को बीजेपी अपना वजूद ना समझे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। वक्त की बेहद कमी थी। तस्तरी इस बजट सत्र में सजने वाली है। साहिब जी कह रहे हैं अभी तस्तरी ही नहीं है, कमल जी कह रहे हैं तस्तरी रेडी है, लड्डू भी रेडी है, जलेबी भी रेडी है और खीर भी रेडी है। अब देखना यह है कि आने वाले बजट सत्र में क्या नवीन सिन्हा जी की बात साबित होती है कि ये आगाज है, जिसकी आज एक बार इशारा भी कर दिया जेडीयू के नेता ने और एनडीए के कन्वेनर ने, शरद यादव जी ने, कि हमें भगवा वगवा से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो जनता की बात करेंगे। अभी सेशन शुरू होने वाला है, हमारी उस पर नजर है, पैनी नजर है। हम वहां जो कुछ भी होगा आप तक पहुंचाएंगे और आप भी बड़े स्मार्ट हैं, आपकी भी नजर बहुत पैनी है। आप आजाद न्यूज देखते रहिए, अपनी राय हमें बताते रहिए और महाबहस देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष को मत दीजिए। नमस्कार।